कहा जाता है इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में ये बात सिर्फ किताबों और भाषणों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में यहाँ इंसान की कीमत उसके जूते की चमक और उसके आईडी कार्ड से तय होती है। इन्हीं ऊंची चमचमाती इमारतों के बीच फ्यूचर टेक सॉल्यूशंस नाम की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जहां शीशे की दीवारें थीं, ठंडी हवा चलती रहती थी और अंदर काम करने वाले लोगों के चेहरे उससे भी ज्यादा ठंडे थे। इसी ऑफिस में हर सुबह ठीक 9 बजे एक छोटा सा लड़का अंदर आता था। उम्र सिर्फ 13 साल, नाम राघव, हाथ में चाय की केतली, कंधे पर पुराना मैला तौलिया, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में एक ऐसी चमक जो उसकी हालत से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। राघव को वहां कोई उसके नाम से नहीं बुलाता था, सब उसे छोटू कहते थे, जैसे उसका नाम नहीं उसकी औकात हो। उसके पिता बहुत पहले मर चुके थे और माँ कई सालों से बीमार रहती थी। दवाइयों और घर के खर्च के लिए राघव को स्कूल छोड़ना पड़ा था, लेकिन स्कूल छोड़ने का मतलब सीखना छोड़ना नहीं होता। ये बात राघव को बहुत कम उम्र में समझ आ गई थी, जब वो रोज ऑफिस के कचरे से फेंकी हुई किताबें और प्रिंटआउट उठाकर घर ले जाता था। रात को जब पूरी बस्ती सो जाती थी, तब राघव सड़क की पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उन किताबों को पढ़ता था। उसे ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन वो हर लाइन को बार बार पढ़ता जब तक मतलब समझ ना आ जाए। दिन में वो चाय बेचता था और रात में सपने बनाता था। ऑफिस में लोग उसे देखते भी नहीं थे। कोई उसे धक्का देकर निकल जाता, कोई कप खाली होने पर चिल्लाता, छोटू चाय ठंडी है। किसी को ये जानने की फुर्सत नहीं थी कि ये वही लड़का है जो उनके फेंके हुए ज्ञान को अपनी ताकत बना रहा था। राघव को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था सर्वर रूम के बाहर खड़ा होना। वहां लगी बड़ी स्क्रीन पर दौड़ते कोड उसे किसी फिल्म से कम नहीं लगते थे। वो इंजीनियरों की उंगलियों को देखता कि कैसे वे कीबोर्ड पर चलती हैं, कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है और कब चेहरा परेशान हो जाता है। कई बार कोई सीनियर इंजीनियर उसे घूर कर भगा देता, लेकिन राघव फिर भी अगले दिन वहीं आ जाता, क्योंकि भूख से बड़ा कोई डर नहीं होता और सपने से बड़ी कोई जिद नहीं। एक दिन ऑफिस में कुछ अलग सा माहौल था। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। आज कंपनी को एक विदेशी क्लाइंट के सामने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिखाना था, जिसकी कीमत सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ में थी। मालिक विनीत खन्ना बार बार केबिन से बाहर आकर पूछ रहे थे, सब रेडी है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट अगर गया तो कंपनी सड़क पर आ जाएगी। राघव चुपचाप चाय बांट रहा था, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के पूरे ऑफिस में लाल लाइट जल उठी। एसी की ठंडी आवाज के बीच एक तेज बीप सुनाई दी और बड़ी स्क्रीन पर एक डरावना खोपड़ी का निशान उभर आया। नीचे लिखा था, सिस्टम हैक हो चुका है, आपका सारा डेटा लॉक कर दिया गया है। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई, कुर्सियां खिसकने लगी, लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, इंजीनियरों के हाथ कांपने लगे। किसी ने कहा ये रैंसमवेयर अटैक है, किसी ने कहा सर्वर डाउन हो रहा है। टाइमर चालू हो चुका था और हर सेकंड के साथ कंपनी की सालों की मेहनत मिटती जा रही थी। विनीत खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने गुस्से और डर में चिल्लाकर पूछा, समाधान कहाँ है? कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा? राघव एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी नज़र स्क्रीन पर चल रहे कोड पर टिक गई। उसे कुछ अजीब सा जाना पहचाना लगा। उसके दिमाग में अचानक उस फटी हुई किताब का पन्ना चमक उठा जो उसने कई महीने पहले कचरे से उठाया था। उस किताब में ठीक ऐसा ही एक केस लिखा था, जहां हैकर एक लाइन छोड़ देता है। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा और गलत हुआ तो उसे यहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा तो ये सिस्टम कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे से बोला, साहब, अगर नीली लाइन को बाईपास कर दिया जाए तो शायद सिस्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाए। उसकी आवाज किसी ने सुनी भी नहीं, लेकिन विनीत खन्ना की नजर उस पर पड़ गई। एक पल में उनका सारा गुस्सा उस छोटे से लड़के पर टूट पड़ा। उन्होंने पलटकर देखा और बिना कुछ सोचे राघव के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज गई और सब अचानक चुप हो गए। विनीत चिल्लाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू चाय वाला होकर हमें कंप्यूटर सिखाएगा? निकल यहाँ से, तेरी वजह से मेरा दिमाग और खराब हो रहा है। राघव का गाल जल रहा था, उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने रोने की इजाजत खुद को नहीं दी, क्योंकि उसे माँ का चेहरा याद आ रहा था और स्क्रीन पर चल रहा टाइमर अब सिर्फ 5 मिनट दिखा रहा था। ऑफिस में अब शोर नहीं बल्कि मौत जैसी खामोशी थी। सब हार मान चुके थे। सीनियर इंजीनियर कुर्सी पर बैठ गए, विनीत खन्ना सिर पकड़कर बैठ गए और राघव अपने अंदर चल रही उस लड़ाई को महसूस कर रहा था, जहां एक तरफ डर था और दूसरी तरफ उसकी सारी सीखी हुई समझ उसे चुप नहीं रहने दे रही थी। उसे लगा अगर आज वो पीछे हट गया तो ये सिर्फ एक सिस्टम की हार नहीं होगी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की हार होगी।
और इसी पल वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो वो एक बार और कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ लोग हालात से हारते हैं और कुछ लोग हालात से इतिहास बनाते हैं। राघव के दिमाग में उस पल कोई आवाज नहीं थी, बस स्क्रीन पर चल रहा टाइमर था जो अब 4 मिनट दिखा रहा था। पूरा ऑफिस जैसे सांस रोककर बैठा था। थप्पड़ के बाद भी वो वहीं खड़ा था, क्योंकि अब हटने का मतलब सिर्फ नौकरी जाना नहीं था, बल्कि उस उम्मीद का मर जाना था जो उसने हर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पाली थी। विनीत खन्बा अब भी सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठे थे। सीनियर इंजीनियरों की आंखें खाली थीं, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। तभी अचानक एक इंजीनियर ने कांपती आवाज में कहा कि अगर टाइमर 0 हुआ तो पूरा सर्वर हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा और क्लाइंट का डेटा भी उड़ जाएगा। ये सुनते ही विनीत खन्ना उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा बेबसी थी। उन्होंने कहा, जो भी करना है अभी करो, पैसे मांगेंगे तो दे देंगे, लेकिन सिस्टम बच जाना चाहिए। उसी पल राघव को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर दरवाजा खोल दिया हो। उसने धीरे से आगे कदम बढ़ाया। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि अगर वे उसे 2 मिनट दे तो वो कुछ ट्राई कर सकता है। पूरा ऑफिस उसकी तरफ देखने लगा। कोई हंसा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, क्योंकि अब किसी के पास खोने को कुछ बचा नहीं था। विनीत खन्ना ने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर थके हुए स्वर में बोले, अगर तू कुछ भी बिगाड़ेगा तो सीधा पुलिस को सौंप दूंगा। राघव ने सिर हिलाया और कंप्यूटर के पास खड़ा हो गया। उसके सामने बैठा इंजीनियर कुर्सी से उठा, जैसे उसे छूना भी पाप हो। राघव ने कीबोर्ड को ऐसे देखा जैसे किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत था। उसने वही लाइन ढूंढनी शुरू की जो उसे याद थी। स्क्रीन पर कोड बदल रहा था और टाइमर अब 3 मिनट दिखा रहा था। पीछे खड़े लोग फुसफुसा रहे थे कि ये पागलपन है, एक चाय वाला क्या करेगा। लेकिन राघव कुछ नहीं सुन रहा था। उसके दिमाग में वही किताब के पन्ने थे, वही उदाहरण, वही चेतावनी। उसने नीली लाइन को चुना, एक कमांड टाइप की और एंटर दबा दिया। एक पल के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर अचानक टाइमर रुक गया। लाल लाइट बंद हो गई और स्क्रीन पर लिखा आया, सिस्टम टेम्पररी होल्ड पर है। पूरे ऑफिस में जैसे बिजली दौड़ गई। कोई चिल्लाया, कोई कुर्सी से कूद पड़ा। सीनियर इंजीनियरों की आंखें फैल गई। विनीत खन्ना अपनी जगह से आगे बढ़े और स्क्रीन को घूरने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसे हुआ? राघव ने बहुत साधारण शब्दों में कहा कि हैकर ने एक शॉर्टकट छोड़ा था, वही इस्तेमाल किया। अभी पूरा सिस्टम सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमें समय मिल गया है। अब इंजीनियर तेजी से काम करने लगे। जो लोग कुछ मिनट पहले हार मान चुके थे, अब नए जोश से कीबोर्ड पर टूट पड़े। आधे घंटे की मेहनत के बाद सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, डेटा रिकवर हो चुका है। पूरा ऑफिस तालियों से नहीं बल्कि गहरी सांसों से भर गया। विनीत खन्ना की आंखें राघव पर टिक गईं। वही लड़का जिसे उन्होंने कुछ मिनट पहले चाय वाला कहकर थप्पड़ मारा था, अब उनकी कंपनी को डूबने से बचा चुका था। ऑफिस में पहली बार किसी ने राघव को उसके नाम से बुलाया। किसी ने धीरे से कहा, ये लड़का कौन है? किसी ने कहा, ये तो जीनियस है। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उसे तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे बस ये जानना था कि क्या अब उसकी काबिलियत को उसके कपड़ों से ऊपर रखा जाएगा या नहीं। सिस्टम बच जाने के बाद ऑफिस में जैसे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन राघव के लिए कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। लोग अब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो अचानक कहीं से निकला हुआ कोई राज हो। वही लोग जो सुबह तक उसे छोटू कहकर बुलाते थे, अब उसके पास से गुजरते हुए रुककर देखते थे। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में शर्म और किसी में साफ जलन। विनीत खन्ना ने राघव को अपने केबिन में बुलाया। शीशे के उस कमरे में जहां ठंडी हवा चलती थी, वहां अब माहौल भारी था। विनीत ने बिना आंख मिलाए पूछा कि उसने ये सब कैसे सीखा। राघव ने सच सच बता दिया कि वो कचरे से मिली किताबें पढ़ता था, प्रिंट आउट संभाल कर रखता था और रात को सड़क की लाइट में पढ़ाई करता था। ये सुनकर विनीत कुछ देर चुप रहे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। उन्होंने राघव से कहा कि अब से वो सिर्फ चाय नहीं बनाएगा, बल्कि टेक टीम की मदद करेगा। ये कोई नौकरी का ऑफर नहीं था, बल्कि एक मौका था। राघव के लिए ये सपना सच होने जैसा था, लेकिन खुशी के साथ डर भी था। उसे पता था कि ऑफिस में हर कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगले दिन से उसे एक खाली डेस्क दे दी गई। कुर्सी नहीं थी, कंप्यूटर महंगा था, लेकिन लोग ठंडे थे। कुछ इंजीनियर जानबूझकर उसे अनदेखा करते, कुछ सवाल पूछकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। राघव हर बात चुपचाप सहता रहा। वो जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना था। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी गलतियां पकड़नी शुरू की। कोड में सुझाव देने लगा। कुछ सुझाव काम कर जाते, कुछ पर हंसी उड़ाई जाती। लेकिन जब एक बार फिर एक छोटा बग उसके बताए तरीके से ठीक हो गया, तो लोगों की आवाज बदलने लगी। अब उसकी बात सुनी जाने लगी थी। लेकिन यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी थी। उन्हें लगता था कि एक चाय वाला उनकी सालों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है।
उन्होंने उसके खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दी। कहा गया कि उसे बाहर की मदद मिलती है, कि वो कॉपी करता है। राघव को ये सब पता चला, पर उसने सफाई नहीं दी। वो जानता था कि सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई। दवाइयों का खर्च बढ़ गया। राघव दिन में ऑफिस और रात में अस्पताल के चक्कर लगाने लगा। कई बार वो थक कर सो जाता, लेकिन सुबह फिर वही चमक लेकर लौटता। एक दिन कंपनी ने उसे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया। पहली बार उसके नाम से कागज बना। उसे कुछ पैसे मिलने लगे। वो पैसे उसने अपने लिए नहीं, माँ की दवा के लिए रखे। ये उसके लिए सबसे बड़ी सैलरी थी। ऑफिस में अब कुछ लोग उसका सम्मान करने लगे थे, लेकिन विनीत खन्ना अभी भी दूरी बनाए रखते थे। उन्हें डर था कि अगर राघव को ज्यादा आगे बढ़ाया गया तो बाकी टीम टूट जाएगी। राघव ये समझता था, लेकिन अंदर कहीं एक कसक थी। उसे लगता था कि काबिलियत की असली परीक्षा अभी बाकी है। और जैसे किस्मत को ये साबित करना था, उसी हफ्ते कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में फिर से गड़बड़ी के संकेत मिलने लगे। इस बार कोई अलार्म नहीं बजा, कोई खोपड़ी नहीं दिखी, लेकिन खतरा ज्यादा गहरा था। राघव को यह एहसास हो गया कि पिछला हमला सिर्फ शुरुआत था, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। राघव को जो शक हुआ था वो गलत नहीं था। अगले कुछ दिनों में ऑफिस का माहौल फिर से भारी होने लगा, लेकिन इस बार शोर नहीं था, बस खामोशी थी, जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। सर्वर तो ठीक चल रहे थे, प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था, मगर राघव को लॉग्स में कुछ अजीब दिख रहा था। छोटे छोटे बदलाव, ऐसे कमांड जो किसी सामान्य काम के लिए जरूरी नहीं होते। वो समझ गया कि ये सीधा हमला नहीं, बल्कि अंदर से किया जा रहा खेल है। उसने अपने सीनियर को बताया, लेकिन बात हंसी में उड़ा दी गई। कहा गया कि ये उसके वहम है। राघव चुप हो गया, लेकिन उसने निगरानी जारी रखी। उसी रात उसे पता चला कि किसी ने जानबूझकर एक बैकडोर छोड़ रखा है, ताकि सही वक्त पर पूरा सिस्टम गिराया जा सके और सारा दोष उसी पर डाला जा सके जिसने पिछली बार सबकी नाक काट दी थी। राघव पहली बार अंदर से डर गया। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ टेक्निकल लड़ाई नहीं, ये अहंकार और ईगो की लड़ाई है। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो माहौल और बदला हुआ था। उसे बताया गया कि अगले हफ्ते कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के सामने लाइव सिस्टम टेस्ट होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सीधे जिम्मेदारी उसी पर आएगी, क्योंकि पिछली बार उसने ही सिस्टम में हाथ डाला था। ये एक जाल था, साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन राघव पीछे नहीं हटा। उसने माँ से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच का साथ नहीं छोड़ेगा। माँ ने कमजोर आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटा, सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। लाइव डेमो का दिन आ गया। कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन, कैमरे, विदेशी क्लाइंट, सब कुछ मौजूद था। राघव को जानबूझकर पीछे वाली सीट पर बैठाया गया। टेस्ट शुरू हुआ। पहले सब ठीक चला। अचानक स्क्रीन फ्रीज हुई। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर एरर मैसेज दिखा। सबकी नजरें एक साथ राघव की ओर घूम गई। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, यही लड़का है जिसने पिछली बार सिस्टम छुआ था। राघव खड़ा हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन आवाज स्थिर थी। उसने कहा कि ये गलती उसी बैकडोर की वजह से है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे चुप रहने को कहा। विनीत खन्ना असमंजस में थे। उन्हें राघव की काबिलियत पर भरोसा था, लेकिन सबूत नहीं थे। तभी राघव ने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने सबके सामने लॉग फाइल खोलने को कहा। बड़ी स्क्रीन पर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। टाइम स्टैम्प, यूजर आईडी, सब कुछ साफ था। ये हमला बाहर से नहीं, अंदर से किया गया था। हॉल में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। जिस सीनियर इंजीनियर ने सबसे ज्यादा राघव का विरोध किया था, उसका नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। क्लाइंट सब देख रहे थे। विनीत खन्ना की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, पछतावा था। उन्होंने सबके सामने कहा कि आज सिर्फ सिस्टम नहीं बचा है, बल्कि कंपनी की आत्मा बची है। दोषी इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। राघव को पहली बार खुलेआम सराहा गया। तालियां बजी, लेकिन राघव को खुशी नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे उसने बहुत कुछ जीत लिया, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। उस दिन वो देर रात माँ के पास अस्पताल गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज उसने सिर्फ अपना नहीं, कई और बच्चों का रास्ता साफ किया है। राघव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे एहसास हो गया था कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। उसकी पहचान अब सिर्फ राघव की नहीं रही थी, अब उससे उम्मीदें जुड़ चुकी थीं, और उम्मीदें बोझ भी होती हैं। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां जीत के बाद असली कीमत चुकानी होती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जिस ऑफिस में कभी राघव को छोटू कहकर बुलाया जाता था, उसी ऑफिस की दीवारों पर अब उसकी लिखी हुई कोडिंग की मिसालें दी जाने लगी थीं। लेकिन इज्जत मिलने के साथ साथ अकेलापन भी आ जाता है। कुछ लोग अब उसे सर कहने लगे थे, लेकिन दिल से बहुत कम लोग उसके साथ थे। कई सीनियर इंजीनियर उसे आज भी हजम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि एक चाय वाले लड़के ने उनके सालों की पढ़ाई और अनुभव को एक झटके में छोटा कर दिया है।
राघव ये सब समझता था, इसलिए ज्यादा बोलता नहीं था। वो काम करता रहा, सीखता रहा और खुद को मजबूत बनाता रहा। कंपनी ने उसके पढ़ाई का इंतजाम किया, दिन में ऑफिस, रात में पढ़ाई और फिर माँ की देखभाल। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अब उसमें एक दिशा थी। कुछ ही सालों में राघव ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसने कंपनी को कई गुना आगे पहुंचा दिया। विदेशी क्लाइंट सीधे उसी से बात करना चाहते थे। विनीत खन्ना उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे थे। लेकिन किस्मत की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो हर किसी की परीक्षा लेती है। एक दिन अचानक विनीत खन्ना को हार्ट अटैक आया। कंपनी फिर से हिल गई। बोर्ड मीटिंग हुई, बड़े बड़े लोग आए। सबको सिर्फ मुनाफा दिख रहा था, किसी को कंपनी की आत्मा से मतलब नहीं था। उसी मीटिंग में फैसला किया गया कि कंपनी को एक विदेशी ग्रुप को बेच दिया जाए। राघव को ये बात अंदर से तोड़ गई। ये वही कंपनी थी जिसने उसे पहचान दी थी। वो जानता था कि अगर ये कंपनी बिक गई तो न जाने कितने छोटे कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। उसने विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज़ भारी पैसों के शोर में दब गई। उसी रात वो अकेला ऑफिस में बैठा रहा। वही सर्वर रूम, वही स्क्रीन, वही कोड। लेकिन आज वो छोटू नहीं था। आज वो फैसला लेने की हालत में था। उसने पूरी रात काम किया। सुबह तक एक प्लान तैयार था। उसने अपनी सेविंग्स, अपने निवेशक संपर्क और अपनी मेहनत सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी थी। उसने उन लोगों को साथ लिया जिन्हें दुनिया ने कभी मौका नहीं दिया था। चाय वाले, डिलीवरी बॉय, छोटे कॉलेजों के बच्चे। उसने उन्हें सिखाया, भरोसा दिया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। वही क्लाइंट्स जो पहले फ्यूचर टेक से बात करते थे, अब राघव को फोन करने लगे। सालों बीत गए। एक दिन वही राघव जो कभी घिसी चप्पल में चाय बेचता था, आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती टेक कंपनियों में से एक का सीईओ था। उसी दिन उसे एक अवार्ड के लिए बुलाया गया। हॉल भरा हुआ था, कैमरे चमक रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे। मंच पर खड़े होकर राघव ने कहा कि उसकी कामयाबी की कहानी किसी जादू की नहीं है, बल्कि उन फेंकी हुई किताबों की है, उन तानों की है और उस एक तमाचे की है जिसने उसे तोड़ा नहीं बल्कि बना दिया। उसने भीड़ में पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी की ओर देखा। विनीत खन्ना व्हीलचेयर पर बैठे थे। राघव मंच से उतरकर उनके पास गया और उनके पैर छुए। सबकी आंखें नम हो गईं। राघव ने कहा कि अगर उस दिन किसी ने उसे बोलने से रोका होता तो आज ये कहानी पैदा ही नहीं होती। अवार्ड खत्म हुआ। बाहर वही मुंबई थी, भागती हुई, शोर से भरी हुई। लेकिन कहीं एक कोने में एक छोटा लड़का किसी ऑफिस के बाहर खड़ा होगा, सपने देखता हुआ। और शायद किसी दिन कोई उसे छोटू कहेगा। लेकिन अगर वो राघव की कहानी सुन ले तो वो जान जाएगा कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान अपनी काबिलियत पर भरोसा रखे तो एक दिन वही हालात उसके सामने झुक जाते हैं। यही कहानी का सच था, यही उसकी जीत थी।